जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्याएं। देखिए जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला हमारा होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है अपरिमेय संख्या। देखिए इन सब की परिभाषाएं हम लोग देखेंगे, अभी इनके बारे में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन कितने भागों में बटा हुआ है। और यहाँ देखिए जो परिमेय संख्या होता है वे भी दो भागों में बटा होता है। एक हमारा होता है पूर्णांक और दूसरा हमारा क्या होता है भिन्न, जिसे अंग्रेजी में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए जो पूर्णांक है ये तीन भागों में बटा होता है। पहला होता है ऋण पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य और तीसरा हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। देखिए यहाँ पे जब शून्य और धन पूर्णांक को मिला तो उसका नाम बन जाता है पूर्ण संख्या। और यहाँ ध्यान दीजिएगा जो भिन्न होता है वो भी तीन प्रकार का हमारा होता है। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा क्या होता है मिश्र भिन्न। अब हम लोगों ने देखा कि कौन कौन संख्याएं कितने भागों में बटी हुई हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये सब संख्याएं होती क्या हैं, कैसे पहचानें कौन वास्तविक है कौन अवास्तविक। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। देखिए वास्तविक संख्या जिसे हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। देखिए जो वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनका हम वर्ग कर दें, यानी कहें तो स्क्वायर, वे संख्याएं जिनका हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने के बाद उनका मान क्या हो धनात्मक हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे अगर हम बात करें -5 का स्क्वायर तो कितना आता है, आप लोग जानते हैं कि 25 आता है। अगर हम बात करें 7 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 49। अगर करनी में 2 का हम स्क्वायर करें या करनी में 3 का स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर से करनी क्या होता है ख़त्म हो जाता है, यानी संख्या बाहर हो जाती है। यदि हम बात करें करनी के अंदर -7 का स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर है वह स्क्वायर केवल करनी को ही ख़त्म करता है, उसको अंदर वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता है। तो स्क्वायर से अगर करनी हट जाए तो बाहर क्या निकल के आएगा -7। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ग करने के बाद जब वर्ग करें तो संख्या क्या हो धनात्मक हो, तब उसे वास्तविक संख्या कहेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे अवास्तविक संख्या। तो यहाँ देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस, ये क्या आ गया माइनस, तो ये संख्याएं वास्तविक नहीं होंगी। तो इसी प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं अवास्तविक संख्या। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे वास्तविक संख्या का होता है और अवास्तविक। अवास्तविक में संख्याओं का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद क्या होगा वह माइनस में होगा, इसलिए उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या। ठीक है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जो q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि उसका मान 0 हो जाएगा तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगर हम बात करें 2/3 यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग जवाब देंगे कि है, क्योंकि p/q के रूप में है और q का जो मान यानी बटे में जो मान है वह 0 नहीं है। ऐसे 7/5। तो इस प्रकार जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या। यदि हम कहें कि 3/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा नहीं, क्योंकि बटे में क्या आ गया शून्य आ गया, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या के और बहुत से रूप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पाई क्या है, तो पाई को भी अपरिमेय संख्याओं में ही गिना जाता है। अगर हम बात करें दशमलव रूप में, जैसे 0.10, फिर 1 0,
फिर 1 0 0 0 1। तो इस प्रकार जो दशमलव प्रसार होगा। और देखते हैं जैसे 3.01 001 फिर 00001, ऐसे करते करते जितने भी दशमलव प्रसार होंगे, यानी जिस दशमलव प्रसार में संख्याओं की पुनरावृत्ति न हो, जिस दशमलव प्रसार में संख्याओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि इन्हें कभी भी हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए, यदि हम बात करें करणी की संख्याओं की, जैसे करणी में 3, करणी में 7, करणी में 5, तो करणी में उपस्थित सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, जिनका वर्गमूल ना निकले। जिस संख्या का करणी के अंदर से यदि वर्गमूल निकल जाए तो वह संख्या अपरिमेय नहीं होती है, और जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले उस संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं को भी देखा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे पूर्णांक, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए एक नाम है संख्या का पूर्णांक, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूर्णांक। जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, जिसे पूर्णांक का मतलब समझिएगा यहाँ पे। जैसे ये हमारा क्या है संख्या, ये हमारा क्या है एक रेखा है, ये हमारा क्या एक रेखा है। यहाँ पे 0 1 2 3 4, इधर आएंगे -1 -2, ऐसे करते करते माइनस अनंत तक, इधर जाएंगे तो प्लस अनंत तक। तो यहाँ इधर देखिए पूरा प्लस अनंत, इधर क्या है, इधर जब आएंगे तो माइनस अनंत हो जाएगा। तो जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में क्या होता है कि जब किसी रेखा पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं, जब किसी रेखा पे हम लोग संख्याओं को दर्शाते हैं, तो उस रेखा का नाम हो जाता है संख्या रेखा। अगर इस रेखा का हम नाम देना चाहें तो क्या देंगे, तो इसका नाम होगा संख्या रेखा। तो इसका नाम क्या होता है, संख्या रेखा होता है। और इन संख्या रेखा पे जितने भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, उन सभी प्राकृत संख्याओं को हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। और इस देखिए इधर जितनी भी संख्याएं यहाँ से लेकर इधर पूरा हैं, इन पूरी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक। और माइनस की जितनी भी संख्याएं होंगी, -1 से लेके अनंत तक, -1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी, उनको हम लोग बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्लस की जितनी भी संख्याएं होंगी उसे हम लोग बोलेंगे धन पूर्णांक, और माइनस की जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक बोलते हैं। और जो बीच में होता है 0, इसको हम लोग शून्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। तो जब हम लोग धन पूर्णांक, यदि हम लोग धन पूर्णांक और शून्य दोनों को मिलाकर लिखें, देखिए धन पूर्णांक और 0 को यदि मिला दें तो यहाँ हमारी जो संख्याएं प्राप्त होंगी, जैसे अगर हम बात करें 10 15 20, जहाँ पे 0 भी क्या हो, उपस्थित हो, तो जिसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, तो 0 को, जैसे हमारी संख्याएं 1 से लेकर 9 तक होती हैं, 1 से लेकर 9 तक, तो पूरी संख्याओं को बना नहीं पाते हैं। यदि इसमें 0 को शामिल कर लिया जाए तो संसार के हम सभी संख्याओं को बना सकते हैं। संसार की सभी संख्याएं इससे बनाई जाती हैं। इसलिए 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जब उसमें 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण
संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो आप लोग यहाँ पे होल नंबर के बारे में भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं भिन्न का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे भिन्न। देखिए भिन्न क्या होता है। भिन्न यानी जो परमेय संख्या होती है उस परमेय संख्या को ही भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको भी p/q के रूप में लिखा जाता है। इसमें ऊपर वाले का नाम अंश होता है और नीचे वाले का नाम क्या होता है, हर होता है। यानी कहें तो जब किसी संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिखें, अंश और हर के रूप में लिखें, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब देखिए जो भिन्न होता है, भिन्न के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से हम लोग पहला देखेंगे। पहला हमारा होता है उचित भिन्न। क्या होता है, उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उचित भिन्न का मतलब होता है कि जो ऊपर अंश होता है, देखिए अंश बटे के हर, तो उचित भिन्न में जो अंश होता है वह हमेशा छोटा होता है किससे, हर से। यानी यह छोटा होगा किससे, हर से। यानी जब नीचे वाला ऊपर वाले से क्या हो, बड़ा हो, और ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। जैसे अगर हम बात करें 1/5, 1/5, देखिए ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। जब ऊपर वाला मान छोटा हो, नीचे वाला मान क्या हो, बड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करें अनुचित भिन्न की, किसकी बात करें, अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न में क्या होता है, इसमें जो अंश होता है वह हर से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, हर से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऊपर वाला मान बड़ा होगा और नीचे वाला मान क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हम बात करें 5/2, 7/4, तो यहाँ देखिए जो ऊपर का मान है नीचे वाले से क्या है, बड़ा है। यहाँ देखिए ऊपर का जो मान है वह नीचे वाले से क्या है, बड़ा है, और नीचे वाला क्या है, छोटा है। तो जब ऊपर का मान बड़ा हो और नीचे का मान छोटा हो तो उस भिन्न का नाम रख दिया जाता है उचित भिन्न। अब बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न का मतलब होता है कि जब किसी भिन्न को हम लोग इस रूप में लिखते हैं, जैसे 1/1/2, 4/3/5। जब किसी भिन्न को हम इस रूप में लिखते हैं तो इस रूप को ही हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न, या कहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर सभी प्रकार की संख्याओं को देखें, और इनके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण संख्याएं हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें पहला आता है भाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ऐसे और बहुत सी संख्याएं होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और दूसरी संख्या से भी क्या हो, विभक्त हो जाएं, यानी कट जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अगर हम बात करें 6, तो 6 एक भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि यह तो 1 से कट ही जाएगा और 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा। इसके अलावा यह 2 और 3 इन दोनों से भी क्या हो रहा है, कट रहा है, इसलिए 6 को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। यदि हम बात करें 20, देखिए जो 20 है 1 और 20 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन यह इसके अलावा 2 से, 5 से, 10 से, इन सभी संख्याओं, जैसे 4 से, ऐसे बहुत संख्या हैं, इन सभी संख्याओं से भी क्या हो रहा है, कट रहा है, इसलिए 20 को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो, कट जाए, उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या।
देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या का सिंपल सा मतलब होता है कि वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटें, केवल एक से कटें और खुद से कटें और किसी से ना कटें, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें एक हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। एक को छोड़कर जैसे हम बात करें 2, तो 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। एक भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 3, तो 3 को केवल 3 और 1 काटेगा और कोई संख्या है ही नहीं जो उसको काट दे। अगर हम बात करें 5 की, अगर हम बात करें 7, बात करें 9, अब बात करें 11 और 13, क्या ये जो सभी संख्याएं दी गई सभी के सभी संख्याएं अभाज्य हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, 9 तो नहीं है, क्योंकि 9 खुद और 1 से कटने के अलावा यह 3 से भी क्या हो रहा है? विभक्त हो रहा है, इसलिए जो 9 है वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 1, 2, 3, 5, 11, 13 ऐसे ही देखें 23, 29, ये सब ऐसी संख्या ऐसी बहुत संख्याएं होंगी। ये जो सभी प्रकार की संख्याएं हैं ये संख्याएं एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटती हैं, इसलिए इनका नाम होता है अभाज्य संख्या। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अगर कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 1 है, लेकिन कह रहा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या केवल व केवल क्या है? 2 है। तो जब ये सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो हम लोग वहां पे 1 बताएंगे, और जब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो वहां क्या इतना बताएंगे? हम लोग 2 बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अभाज्य संख्या को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। देखिए यहाँ पे सम और विषम दोनों को समझ लेते हैं। देखिए सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभक्त हो जाएं, यानी पूरी तरह कट जाएं, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। अगर हम बात करें 20, 12, 50, 74, ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। अब इतनी छोटी संख्या तो हम लोग पता नहीं कि मतलब 2 से कट जाएगा। जैसे अगर हम 74 में 2 से भागा दें तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 और 2 साते 14, तो 2 से क्या हुआ? पूरा पूरा कट गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। लेकिन देखते कैसे पहचान ले कि यह संख्या सम है या विषम है? तो सम का मतलब समझ गए कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभक्त हो जाएं या पूरी तरह से कट जाएं उनको हम लोग बोलेंगे सम संख्या, और जो 2 से पूरा न कटे उसे बोलेंगे विषम संख्या। तो हम लोग यहाँ पहचान करेंगे कि कौन संख्या सम है और कौन संख्या विषम है। इसके लिए एक परिभाषा होता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक आ जाए। देखिए जिस संख्या के अंत में इन पांचों में से कोई भी एक अगर अंक लौक गया, दिखाई दे दिया, तो उस संख्या को हम क्या बोल देंगे? सम संख्या। यदि जिस संख्या के अंत में ये दिखाई ना दे, या कहें तो 1, 3, 5, 7 और 9, देखिए ये दिखाई ना दे तो हमको यही दिखाई देगा, इनमें से कोई एक दिखाई देगा। तो जिस संख्या के अंत में ये सब दिखाई देंगे, इनमें से कोई भी एक, तो उसे बोलेंगे विषम संख्या। यदि इनमें से कोई एक है तो क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो आप लोग यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्याओं को समझ गए होंगे और देखकर पहचान कर लेंगे कि कौन संख्या सम है और कौन विषम है। हम जैसे पहचान करते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करें
74। ये सम है या विषम? तो देखना कि इनमें से कोई एक है कि नहीं। इनमें देखिए चार अंतिम है कि नहीं है ना। तो ये संख्या हमारी क्या होगी? सम संख्या होगी। अगर हम बात करें, अब देखना कि इनमें से कोई भी है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक, तो यहाँ पर भी क्या है? लास्ट में एक है। तो जब लास्ट में एक यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या है? एक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो जिस संख्या के अंत में एक आए उसे बोलेंगे विषम संख्या। अगर बात करें हम लोग, अब ये संख्या सम है कि विषम है? देखना है अंतिम में क्या आ रहा है? 8। यहाँ देखिए 8, तो ये हमारा क्या है? सम संख्या है। जिसके अंतिम में दिखाई दे देगा वह सब के सब क्या होंगे? सम संख्याएं होंगी। तो आप लोग यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्याओं को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी संख्याओं का अच्छे से नॉलेज हो सके।